स्टूडेंट टी और एफ, ये चार डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं इसके, नॉर्मल, काई स्क्वायर, स्टूडेंट टी और एफ। तो ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये तो इसका हो गया भाई थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे से जो पूछा जाएगा वो इन तीनों में पूछेगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी इन तीनों में प्रॉब्लम में से बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट समझ में आ गया। डिस्क्रीट मतलब जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू पे निकालते हैं, तो बाइनोमियल और पॉइसन इंडिविजुअल वैल्यू पे निकलेगा और कंटिन्यूअस आपका पूरा एक रेंज में निकलेगा। तो उसकी बात कर रहे हैं। अब अपन चालू करते हैं भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड तुम देख लो, 1 मिनट ले लो। चलिए अब चालू करते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं एक एक तरीके से स्टार्ट करता हूँ। पहला मैं बाइनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपसे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज का। मैं बात कर रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होते हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है वो अभी समझाऊं जिसको नहीं पता। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कॉइन को फेंका, मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे पहली बार में हेड आ गया, तो बेटा दूसरी बार भी हेड आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सब पहली बार आ गया तो अपनी हेड। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट, उसको बोलता है इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ भी आ सकता है। डाइस को थ्रो किया आपने, पहली बार आपने थ्रो किया तो नंबर 6 आ गया, तो अगली बार नंबर 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, तो इंडिपेंडेंट। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट, उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट आपका मतलब ये है कि जिसका किसी और दूसरे के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अब इंडिपेंडेंट इवेंट में यहां पर आपके दो है भाई दो चीज है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो पी से डिनोट करते हैं, फेलियर को मैं क्यू से डिनोट करता हूँ। तो ऑब्वियसली जब सक्सेस और फेलियर ही हो रहा है तो सक्सेस प्लस फेलियर विल बी इक्वल टू 1। भाई आपका सिर्फ सक्सेस या फेलियर की बात कर रहा हूं, तो सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल टू 1, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? भाई इंडिपेंडेंट इवेंट है और यहाँ पर हमने बोला या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो यदि जो सक्सेस है तो सक्सेस नहीं होगा तो फेलियर होगा, बाकी के फेलियर होंगे, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी, जैसा भी कभी आपसे P की वैल्यू पूछे तो आप लिखोगे 1 माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू पूछे तो 1 माइनस क्यू। ये आपको चेंज करनी आनी चाहिए, P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू 1 माइनस क्यू। ठीक है, तो ये तो पहली चीज इंडिपेंडेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नौली ट्राइस बोलते हैं, कभी आ जाए बर्नौली ट्राइस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज बर्नौली ट्राइस। ठीक है, बर्नौली ने अपना एक दिया था, तो बर्नौली ने बोला तो सक्सेस और फेलियर की बात की थी बस, तो वहां पर उससे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ मोमेंट्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको फिट करता है? मेथड ऑफ मोमेंट्स। पूछेगा मेथड ऑफ मोमेंट्स को कौन फिट करता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, बार बार इसके साथ यही चलेगा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बताया था आपको पहले भी, सबको पता होगा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या निकाला? रिग्रेशन निकालने के काम में आता है। वेरी गुड, तो ये पता होना चाहिए। तो अभी तक मैंने जनरल बात की है बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए काम में आएगा, सक्सेस प्लस फेलियर का सम 1 के इक्वल होगा। ये फिट्स करेगा मेथड ऑफ मोमेंट्स, इट फिट्स मेथड ऑफ मोमेंट्स। अब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ कि कैपिटल एक्स इक्वल टू आर बोल दो या कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स बोल दो, स्मॉल एक्स, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस, और आर जो है या आर या एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू एन, ये इसकी वैल्यू होती है। एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, या आर बोल लो या एक्स बोल लो, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 अप टू एन। अब इसमें भी प्रॉब्लम आ चुका है कि भाई एक्स की वैल्यू किस किस को फॉलो करेगा, वो लिखेगा पहला। देखो 4 ऑप्शन, कितना स्मार्ट है वो क्या बोलता है? वैल्यू बिटवीन 0 एंड एन, या नेचुरल नंबर वैल्यू, नेचुरल नंबर अप टू एन, पहला ऑप्शन। तो स्टूडेंट सोचता नेचुरल नंबर अप टू एन, हाँ यार यही आंसर है। गलत हो गया बेटा, 0 नहीं आया नेचुरल नंबर में, तो आंसर जो जाएगा वो आएगा होल नंबर अप टू एन। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा इसका आंसर, नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू एन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीरो भी इंक्लूड है, तो 0 1 2 3 अप टू एन। मेरी बात समझ में आई? तो आंसर में आपका होल नंबर जाएगा यदि आप इस तरह से बात करोगे। तो आर की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 अप टू एन तक जाएगी। आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपका तो एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, बेटा यूज कैसे करोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दिक्कत तो उसमें ही आएगी यूज करने में। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि a coin is tossed 7 times, find the probability of getting exactly 4। अब यूज कैसे करेंगे बेटा समझो। एक कॉइन को मैंने 7 बार टॉस किया, एक कॉइन को मैंने 7 बार टॉस किया, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 4 हेड, 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एग्जैक्टली 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपने कितनी बार टॉस किया? 7 बार, तो ये तो एन हो गया बेटा। हेड की बात कर रहा है, सक्सेस है हेड, और हमें बात कर रहा है कि यदि हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो सक्सेस, यहाँ पर सक्सेस है 1/2। अब यदि सक्सेस 1/2 है तो बेटा फेलियर भी 1/2, आधा आधा ही तो होगा, तो फेलियर भी 1/2 होगा। यहाँ तक ये जो 3 वैल्यू लिखी ये समझ में आई कैसे लिखी? 7 बार टॉस किया तो n इक्वल टू 7, सक्सेस है 4 बार हेड आ रहा है तो सक्सेस हो गया। ओके, पी हेड आ रहा है तो हेड को सक्सेस बोला तो 1/2, तो क्यू भी 1/2। अब मुझे निकालना है एग्जैक्टली 4 हेड, मतलब एग्जैक्टली 4 हेड मतलब 4 बार आर की वैल्यू 4। तो कैसे करेंगे? देखो 7 C4, 7 में से 4 बार है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 7 C4। हेड 4 बार आ रहा है तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो 1/2 की पावर। यदि 4 बार हेड आ रहा है तो बेटा 3 बार टेल आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? 7 बार में से यदि 4 बार हेड आ रहा है तो 3 बार टेल आ रहा होगा।
ये समझ में आया कैसे लिखा बेटा? 7c4 1/2 की पावर 4 1/2 का क्यूब, ये लिखा कैसे, समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बेटा पूछो। 7c4 मतलब 7 में से 4 बार ऐड आना, 1/2 की पावर 4। हाँ बेटा वही रिपीट कर रहा हूँ मैं आपसे, क्या बोल रहा हूँ कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया? कॉइन को 7 बार टॉस किया तो एन का वैल्यू 7, 7 बार टॉस किया इसलिए एन का वैल्यू 7 है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी, आधी आधी है। अब मैंने आपसे बोला है कि 4 बार हेड आना, तो 7 में से 4 बार हेड आना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 की पावर 4 और 3 बार टेल आएगा। तो ये 7 बार में 4 बार हेड आ रहा है, तो 3 बार टेल आएगा। क्या ये समझ में आया? अब 7c4, हाँ बोलो, कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है क्या? चलो 7c4 की वैल्यू, 7c4 की वैल्यू, अरे बेटा 7c4 की वैल्यू तो निकालनी बताई थी ना, 35। वेरी गुड, 35 1/2 की पावर 4 16 8, तो 35 upon 120। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4। 4 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 35 upon 120। ऐसे यूज करते हैं बस। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि और समझ में आए। चलो एक और प्रॉब्लम समझते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन, dice is thrown 6 times and getting a number greater than 4 is a success. Find the probability of getting two success. एक डाइस को हमने 6 बार टॉस किया, थ्रो किया, तो 6 बार थ्रो किया है। एक सेकंड ब्लर हो, 6 बार थ्रो किया है, तो n इक्वल टू 6। सक्सेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 कितना आता है बेटा? नंबर ग्रेटर देन 4 कितने होंगे? क्या आएगी नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी बेटा डाइस में? बोलो भाई, 2/6 बिल्कुल सही। 4 5 और 6, तो P आपका 1/3 है, तो Q हो गया 1 - 1/3। Q कितना हो गया? 2/3। 2/3 एक ही बात है, 4/6 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेस। टू सक्सेस मतलब x इक्वल टू 2, तो 6p2 दो सक्सेस चीज p कितना 1/3 दो सक्सेस। बेटा दो सक्सेस होंगे तो 4 फेलियर होंगे कि नहीं होंगे? अगर 2 सक्सेस होंगे तो 4 फेलियर होंगे, इसलिए फेलियर की पावर 4। क्या ये जो लिखा है ये समझ में आया? 62 1/3 की पावर 2 2/3 की पावर 4, ये समझ में आया क्या? सबको क्लियर है? अब 62 की वैल्यू निकालो। 62 की वैल्यू 15 हो गई, 1/3 की 15, 1/9 और 16/81, तो बेटा 80/243। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 80/243। क्लियर? तो ये यूज करने का तरीका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ समझ में आया? 6 बार थ्रो किया इसलिए n इक्वल टू 6। नंबर ग्रेटर देन 4 5 और 6 होते हैं, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया। 2/6 को सिंप्लीफाई किया तो
तो फेलियर कितना हो गया, 1 - 1/3, 2/3 हो गया। 2 बार सक्सेस है तो 62, 1/3 की पावर 2, जितना सक्सेस है उतनी पावर, और बाकी के बच्चे फेलियर है तो उतनी पावर फेलियर। क्लियर है? अभी और करवाऊंगा, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि हमें यूज कैसे करना, हाउ टू यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन मैंने आपसे एक ही चीज बोली है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे पाइथन हो, चाहे नॉर्मल हो, आपकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो चीज समझिए। प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, हमारी पहली प्रॉपर्टी ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाई, अब बाई मतलब दो पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एंड एंड। इसके दो पैरामीटर होते हैं बेटा, एंड पूछा जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना पैरामीट्रिक होता है, तो बाई पैरामीट्रिक, दो पैरामीटर होते हैं। बाई बी आई मतलब दो पैरामीटर, एंड तो इसको लिखते भी ऐसे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कभी भी लिखते हो ना तो बी एन कोमा पी, ये इसके पैरामीटर्स। बी फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एन कोमा पी मतलब ये इसके पैरामीटर्स। फिर किसी ने पूछा सर क्यू को पैरामीटर क्यों नहीं लिया? बेटा पी आ जाएगा तो क्यू अपना पी आ जाएगा ना, पी प्लस क्यू तो 1 होता है, इसलिए हमारे दो ही पैरामीटर होते हैं, एन और पी। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी, मीन। मीन होता है बेटा एनपी, वेरिएंस होता है एनपी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट ऑफ एनपी। तो मीन एनपी, वेरिएंस एनपी क्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका अंडर रूट ऑफ एनपी। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू। क्लियर है? डायरेक्ट याद रखना ये मीन एनपी, वेरिएंस एनपी क्यू, अंडर रूट एनपी क्यू। अब देखो वो कैसे पूछता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चार ऑप्शन देगा, तो ये नहीं देगा, या तो वो ऐसे देगा या ऐसे देगा। एक ही बात है, दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही है बेटा। ऊपर वो लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही चीज है। कैसे लिखा समझ में आ गया? क्यू की जगह 1 - पी लिखा, उधर पी की जगह 1 - पी लिखा। क्लियर है? अरे ये तीनों चीजों लिखी है, समझ में आ गई आपको? वेरिएंस है अंडर रूट वेरिएंस में, किसी को दिक्कत है इसमें? अब देखो यहाँ पर बहुत बार ये प्रॉब्लम आ चुकी है, और उसको स्टूडेंट क्या लेंदी वैसे करता है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड मतलब मीन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, पॉइंट टू बी नोटेड। एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ ले, एक्सपेक्टेशन पूछ ले, मीन पूछ ले, एक ही बात है। तो अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एन पी, इसी बात और क्या 3, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? बोलो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी नंबर ऑफ हेड्स की? 3/2 होगी। आया क्या समझ में? क्लियर है? अब मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ कि a dice is thrown 5 times, if getting a prime number is a success,
देन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आना, प्राइम नंबर कौन कौन सा आते हैं भाई डाइस को थ्रो करने पर? 2, 3, 5। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, 1/2 हुई कि नहीं? और 5 बार थ्रो किया है तो 5/2 एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई आपकी 5/2। सिंपल सा केस, निकालने की कहीं जरूरत ही नहीं है। ये जो एग्जांपल दिया है ये समझ में आया आपको? क्लियर है? अब देखो यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी, मैक्सिमम वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू n/2। इसका मैक्सिमम वेरिएंस जो है वो n/4 होता है। कब होता है? when binomial distribution is symmetrical। सिमेट्रिकल का मतलब है P = Q = 1/2। सिमेट्रिकल तभी होगा जब P और Q दोनों की वैल्यू सेम हो। तो P और Q की वैल्यू सेम है तो बेटा वेरिएंस क्या होता है? मैंने क्या बताया था? वेरिएंस NPQ। तो P की वैल्यू भी 1/2 है, Q की वैल्यू भी 1/2 है, तो कितना वेरिएंस आ गया? n × 1/2 NPQ। n/4 आया कि नहीं आया? बोलिए। क्लियर है ये थर्ड वाला पॉइंट? मैक्सिमम वेरिएंस इक्वल टू n/4 when P equal to when the binomial distribution is, ठीक है? तो यहाँ पर NPQ और n/4 हो गया। तो कभी भी मैक्सिमम वेरिएंस पूछेगा तो आप ये निकाल दो। अच्छा ये भी आपको याद रखना है कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन। पूछ सकता है वो आपसे, मीन का वैल्यू हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होगा। अरे वैसे सोच लो, मीन है आपका NP और वेरिएंस है NPQ। क्यू मतलब 1 से कम, तो 1 से कम से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन ज्यादा हो गया। तो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन का वैल्यू हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होगा। क्लियर? क्लियर है? बोलते चलो, जल्दी जल्दी बोलते चलो, तब आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, modes of binomial distribution may be unimodal or binomial। unimodal or binomial depending upon the value n+1 into p। भाई जो मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिमोडल भी हो सकता है, एक मोड भी हो सकता है और उसके दो मोड भी हो सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है n+1 into p की। अब इसमें दो केस है भाई। पहला केस, if n+1 into p is an integer, is not an integer, not an positive integer, then there will be one more which is the greatest integer value of n+1 into p, which is the greatest integer value of n+1 into p। जैसे एग्जांपल आपका है n आ गया वही हाँ बेटा। तो n = 15 है और p का वैल्यू 1/3 है। n का वैल्यू 15 है और p का वैल्यू 1/3 है। अब मैं n+1 into p, तो
तो 15 प्लस 1 इंटू 1/3, तो ये आ गया 16/3। तो 16/3 हो गया 5 पॉइंट समथिंग, 3 5 15। तो बेटा मोड हो गया इसका, एक ही मोड होगा, वो होगा इसका एक ही मोड होगा और वो होगा। तेरा केस समझ में आ गया। यदि आपका n+1 इंटू पी एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, तो जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आपका उसका मोड हो जाएगा। फर्स्ट केस क्लियर है। अब इसमें सेकंड केस की बात करते हैं। If n+1 into p is a positive integer, then there will be two more. n+1 into p and n+1 into p minus। यदि n+1 into p एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो फिर आपके दो मोड होंगे, तो n+1 into p होगा और एक n+1 into p minus 1। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि n की वैल्यू हमने 15 बोली और p का वैल्यू 1/4, तो मैंने निकाला n+1 into p। तो ये 4 आ रहा है, सो देयर विल बी टू मोड। बाई मॉडल हो गया, देयर विल बी टू मोड 3 and 4, 3 and 4। इसके दो मोड हो गए, एक तो 3 होगा और एक 4 होगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? तो ये तो मोड वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिशन प्रॉपर्टी या एडिटिव प्रॉपर्टी बोलो जो भी, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं, दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जैसे ये x follows, ये follows का साइन n1, y follows n2, तो x+1 follows n1 plus n2, तो इनका जो सम है वो आएगा आपका n1 plus n2, p। तो दिए इस तरह से ये दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशन है। p सेम रहेगा, n1 और n2 ऐड होंगे। जैसे एग्जांपल आपसे बोला, दो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है 6, 1/2, 4, 1/2। तो आपका जो x+y हो गया, ये हो गया बेटा b10, तो टोटल आपके जो इवेंट है वो आपके 10 हो गए, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2। प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए तभी होगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो ये हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी होगी। अभी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, ये तो थ्योरी होगी कि इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। थ्योरी में कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही काम आएंगी हर जगह। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ताकि ये बाइनोमियल कंप्लीट हो जाए। कल का मैंने बता दिया, सुबह 9 बजे हमारी पहले तो पिछले पेपर का डिस्कशन है जो हमने उसका लिया था रीजनिंग का।
फिर उसके बाद आपका वही रिग्रेशन चालू, रिग्रेशन क्या कोरिलेशन ही कंप्लीट करेंगे, कोरिलेशन कंप्लीट करके रिग्रेशन चालू कर देंगे। और फिर उसकी नेक्स्ट वाली क्लास में यदि आपका ये हो गया तो फिर उसमें रिग्रेशन कंटिन्यू करेंगे, मतलब आप कल में रिग्रेशन कंप्लीट कर देंगे पूरा तो क्लास में बुला के। फिर आपका ये वाला जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो अपन कल इवनिंग का टाइम रखेंगे ताकि कल में हो जाए, नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर रीजनिंग का देखते हैं बेटा किसको दिक्कत आ रही है, तो देखते हैं संडे को एक ऑफलाइन क्लास ले लेंगे। ये तो संडे को एक ऑफलाइन क्लास रख लेंगे, जिसको दिक्कत आ रही है आ जाए। चलिए देखो अब किस तरह की प्रॉब्लम बनती है, देखो पहली प्रॉब्लम बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम बनती है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहली टाइप की प्रॉब्लम बनती है कि आपको वो मीन और वेरिएंस दे देगा, या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। जैसे उसने मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, और वो आपसे बोलेगा बताओ इसका मोड क्या। सिंपल सी बात, वो इस तरह की प्रॉब्लम पूछेगा। पहली टाइप की ऐसी प्रॉब्लम बनेगी, मीन दे देगा, वेरिएंस दे देगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, मोड पूछ लेगा, और भी कुछ पूछ लेगा। तो अब देखो यहाँ पर जब पहली इस तरह की प्रॉब्लम आ रही, मीन है आपका एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एनपीक्यू, तो एनपीक्यू हो गया 4, एनपी की वैल्यू 6 है तो 6 रख दिया, तो क्यू का वैल्यू आ गया 2/3, तो क्यू का वैल्यू 2/3 आ गया, तो पी का वैल्यू 1/3 आ गया, पी का वैल्यू 1/3 आ गया, तो एन का वैल्यू 18 आ गया। ज्यादा वो एन भी पूछ लेगा ज्यादा यहाँ से कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, एन 18 आ गया आपका। अब मुझे यदि मोड पूछा है, तो मोड के लिए आप n+1 इंटू पी निकालेंगे, तो 18 + 1 19/3, तो 6.33, तो मोड हो गया बेटा, एक ही मोड आ गया 6। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए, क्लियर है सबको? ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉब्लम है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ। इसी पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम पूछ लेता है वो, सारी चीजें वो यहाँ से पूछ लेगा आपसे, मीन दे देगा, वेरिएंस दे देगा, और कुछ पूछ लेगा। जैसे एक और बोल रहा हूँ कि मीन दे दिया आपको 10 और वेरिएंस दे दिया 5, मीन दे दिया, मीन इक्वल टू 10, वेरिएंस इक्वल टू 5, find the probability of getting at least one event, तो जो पूछ लेगा एटलीस्ट वन इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो कैसे करेंगे। मीन है आपका एनपी, एनपी क्यू है आपका 5, 10 क्यू 5, तो क्यू का वैल्यू 1/2, क्यू का वैल्यू 1/2 है तो क्यू का वैल्यू भी 1/2, तो n इक्वल टू 20 हो गया। नाउ एटलीस्ट वन, बेटा एटलीस्ट वन होता है -3 ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी कम से कम एक निकालना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से नन मतलब 0 हटा दो, नन मतलब x इक्वल टू 0। अब देखो कैसे, 20c0, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 1, 20c0 1, ये भी 1, तो बेटा आपका फाइनल आंसर 1 - 1/2 की पावर 20, बस इसको यहीं छोड़ना, ये आपका आ गया एटलीस्ट वन इवेंट का। क्लियर है? क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? एक दूसरी टाइप की प्रॉब्लम और क्या आती, जब एक इक्वेशन टाइप दे देगा, वो भी आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक इक्वेशन टाइप दे देगा, कैसे दे देगा, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी है। हमारे वाली बात वही इजी प्रॉब्लम होती है,
आपको एक इक्वेशन दे दिया कि 4 टाइम्स ऑफ पी एट एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू पी एट एक्स इक्वल टू, ये एक इक्वेशन दे दिया और आपसे बोल रहा है बताओ आपको n गिवन है 6 पैरामीटर n 6 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब p निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब आपको p निकालना। ये इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब कैसे करेंगे इसको समझिए। p at x इक्वल टू 4, तो 6c4 p की पावर 4 q की पावर 6c2 p की पावर 2 q की पावर, ये जो लिखा है ये समझना है क्या? ये समझना है कि क्या लिखा मैंने? 64 क्योंकि 4 सक्सेस है, p की पावर 4 क्योंकि सक्सेस 4 है, 4 सक्सेस है तो 2 फेलियर है, उधर 2 सक्सेस है तो 62 p की पावर 2 q की पावर। अब बेटा 64 और 62 सेम होता है, 64 और 62 आपका सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर, ये पी की स्क्वायर है गया यहाँ पर, इधर क्यू स्क्वायर है गया, तो 2p इक्वल टू क्यू है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2p इक्वल टू क्यू। अब मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, देखो 2p का आगे ये 1, तो p का वैल्यू आ गया 1 अपॉन इन दोनों का, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 2p इक्वल टू 1 क्यू, तो p के आगे 1 है तो p के इक्वल टू 1 है, तो 1 अपॉन दोनों का सम, तो ये आपका p का वैल्यू आ गया 1/3। क्लियर है? सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर? एक टाइप की प्रॉब्लम और आती है, वो और देखो। An experiment succeeds. Thrives as often as it fails. An experiment succeeds, thrives as often as it fails. If the experiment is succeeded, repeated 5 times. If the experiment is repeated 5 times. Find the probability of getting no success. अब देखो इसमें बड़ा इजी है ये। An experiment succeeds, succeed मतलब P. Thrives as often as it fails. ठीक है। P जो है वो 3 टाइम्स ऑफ Q है। एक्सपेरिमेंट सक्सीड हो रहा है, थ्राइस किसके थ्राइस? जितना फेल हो रहा है। तो P का वैल्यू हो गया बेटा 3/4, बिल्कुल सही। P का वैल्यू आ गया 3 और ये 1 है तो 3/4। P 3/4 है तो Q 1/4 हो। N आपको 5 गिवन है ही, तो मुझे 9 सक्सेस मतलब एक भी सक्सेस नहीं आ रहा, तो 5 से गिवन 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर 4, तो 1/1024, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। 1 डिवाइड बाई 1024, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? बस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यही है बेटा, और कुछ भी नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसी तरह की प्रॉब्लम बनती है। और यदि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम तुम्हारे को पता हो जो तुम्हें पूछनी हो तो पूछ सकते हो, बनेगी इसी टाइप की जितनी मैंने बताई। बोलिए।
और यदि हो गया हो तो पाइथन पे स्टार्ट कर देते हैं। बोलिए, करें पाइथन स्टार्ट कर दे? बोलिए, हो गया? चलो पाइथन की बात करते हैं। पूछ लेना, डाउट बाद में पूछ लेना, कर लो इसकी एक्सरसाइज कर लो, भी एक्सरसाइज कर लो इसकी। शुरू के 8-9 क्वेश्चन इसी पे ही है बाइनोमियल पे, तो वो कर लो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बाद में पूछ लो, क्योंकि इस बार तो बहुत टाइम मिल जाएगा। मंडे को टेस्ट आराम से आपका हो जाएगा। अगले टेस्ट में मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगले टेस्ट में मैं ये ले रहा हूँ, इसके बाद अगले वाले टेस्ट में प्रोबेबिलिटी, इधर से प्रोबेबिलिटी प्लस ये आपका जो लास्ट वाला चैप्टर क्या है, इंडेक्स नंबर प्लस 10, ये तो ले ही रहा हूँ इधर से। इधर से आएगा आपका सेट रिलेशन। ये चैप्टर ले रहा हूँ अगले टेस्ट, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन। और रीजनिंग तो आएगा इसमें, यह फिर उसके अगले बार लास्ट वाले टेस्ट, फिर एक और माइनर बचेगा जिसमें बाकी के बच्चे जो सब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बचेगा ही अब, बाकी सारे होगा, जो जो बचेंगे बस उनको ले लेंगे। सेकंड और थर्ड चैप्टर बचेगा उसको ले लेंगे, और एक बार वापस से आपका वो फोर्थ चैप्टर ले लेंगे, टाइम वैल्यू एंड मनी। एक बार वापस से टाइम वैल्यू एंड मनी ले लेंगे। पीएनसी भी चलो ले लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है बेटा, क्या पता कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, चिंता मत करो बस, लेकिन करते रहो। चलिए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका एक आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेटा ये लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लिमिटिंग केस। हम इसको बोलेंगे लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाई इट इज नोन एज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? जब नंबर ऑफ इवेंट बहुत ज्यादा हो जाए, जब नंबर ऑफ इवेंट्स आपके बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब एन आपका जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, और जो प्रोबेबिलिटी है वो जा रही है जीरो की तरफ, तो बेटा एम इक्वल टू एन पी, ये आएगा आपका फाइनाइट। ये तीन लिमिटिंग केसेस, तब जाके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब होता है? जब एम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, पी जीरो की तरफ जा रहा है, और एम जो इन दोनों का मल्टीपल है एन और पी का, जिसको एम बोलेंगे, एम मतलब मीन, ये फाइनाइट है, तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करें। सो इट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये तीन कंडीशन है उसकी लिमिटिंग केस की। ये क्लियर है? अब जब हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पी एट एक्स इक्वल टू एक्स बोल लो या आर बोल लो, तो बेटा ये आता है एन की पावर आर ई की पावर माइनस एन अपॉन आर। आर की वैल्यू अगेन 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, सारे होल नंबर्स इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट की तरफ तक जाएगा, वही जाता रहेगा, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, होल नंबर, पूरे होल नंबर। तो ये आपका क्या आएगा बेटा? पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, एन की पावर आर ई की पावर माइनस एन। अब ये वैल्यू गिवन होगी आपको, ई की पावर होगा, फिर भी आपको ई की वैल्यू 2.7182, ये याद नहीं लेवाना कभी, इससे हम सब कुछ निकालते हैं। ई का वैल्यू 2.7182, इससे सब कुछ निकल जाएगा जो भी निकलेगा। सो द वैल्यू ऑफ ई इज 2.7182, क्लियर? तो पी एट एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम अपॉन आर सकते हैं। So this is a limiting case of Python distribution. चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पहले इसकी।
यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, इट इज ए यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामेट्रिक मतलब एक ही पैरामीटर होता है। यूनिपैरामेट्रिक एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है पी एन, ओनली एन। एक ही पैरामीटर होता है इसका, वो है। सो दिस इज ए यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब यदि आप पॉजिटिवली स्क्यूड की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में जो होता है आपका नॉर्मल कर्व होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, जितना इधर है उतना इधर, ये सिमेट्रिकल। फिर होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, जैसे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड इस तरह का होगा, जैसे यहाँ पर आपका है, तो पीक आगे जाके आएगी पॉजिटिवली स्क्यूड, सॉरी पहले आ गई। और तीसरा है नेगेटिव स्क्यूड। बाद में जाके पीक आना। तो ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिकल, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड और एक होता है नेगेटिव स्क्यूड। तो हमारा जो बाइनरी है ना, ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? क्लियर? चलिए तीसरा, मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर मीन इक्वल टू वेरिएंस। भवे 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 ओ भवे, उसकी क्लास क्लास, तो उसमें मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू एन। मीन और वेरिएंस दोनों एन के इक्वल होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा रूट एन। मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू एन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया रूट। क्लियर? नाउ फोर्थ, अगेन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल और बाइनरी। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिमोडल और बाइनरी। Depending upon the value of n. Depending upon the value of n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी कि n की वैल्यू क्या है। अगेन सेम, if m is a positive integer, if m is not an positive integer, then mod will be the greatest integer contained in m। m में जो भी आपका आएगा, जैसे m की वैल्यू आ गई आपकी 7.3, तो बेटा मोड हो जाएगा सर। क्लियर? तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट होगा वो आपका m है। m is a positive integer, if m is a positive integer, then there will be two more, there is two more, m and n minus। तो इसके दो मोड होंगे वही m और n minus। जैसे m की वैल्यू 7 आ गई, तो एक तो 7 होगा और एक 6 होगा, ये इसका मोड होगा। क्लियर? क्लियर है?
अब इसकी भी जो एडिटिव प्रॉपर्टी तो सिंपल है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी जैसे एक्स फॉलो कर रहा है पी एम वाई फॉलो कर रहा है पी एम बेटा एक्स प्लस वाई फॉलो करेगा पी एम वन प्लस बस सिंपल सी बात एक्स प्लस वाई फॉलो करेगा पी एम वन प्लस एम टू पी मतलब पाइथन पी का मतलब पाइथन तो ये आपके एडिटिव प्रॉपर्टी इस तरह से यूज होगी क्लियर तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे वो भी देख लेते हैं तो ये आपका पाइथन भी कंप्लीट हो जाएगा 10-15 मिनट फिर अगली क्लास में अपन सिर्फ नॉर्मल देखेंगे तो हो सकता है कल इवनिंग में ले लूँ मैं क्लास लेकिन 7 से 8 तो मेरी दूसरी क्लास है तो कुछ और टाइम सेट करना पड़ेगा देखेंगे चलिए फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऐसा बोल रहा है कि मीन निकालना where x is a Python variable satisfying the condition condition है p at x equal to 2 equal to x equal to 3 तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन देखो कंडीशन वाली प्रॉब्लम है तो देखो x इक्वल टू 2 किसका होगा फंक्शन एंड स्क्वायर e की पावर माइनस अपॉन 2 करते हैं एंड e की पावर माइनस अपॉन 3 समझ में आया ये p at x इक्वल टू 2 कैसे लिखा तो देखो e की पावर माइनस e की पावर माइनस एंड स्क्वायर टू कैंसिल होगा 1 अपॉन 2 मीन आ गया 3 मीन म्यू की बोलते स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया √3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया √3 गया क्लियर है इस तरह की आपकी इक्वेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है और देखो बस इसमें तो इसी तरह की प्रॉब्लम बनती है क्या डायरेक्ट आपके एमसीक्यू और ओडीएफ प्रॉब्लम लिख ली जाएगी और देखो किस तरह की आती देख लीजिए जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पाइथन वेरिएबल is 1.73 then find the probability of variance lies between minus 1.35 to 2.7 अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है -1.35 से 2.7 और गिवन है पाइथन तो मुझे तो पता है पाइथन तो भाई 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 तो इन नंबर के बीच में कौन कौन से नेचर ना वो होल नंबर आ रहे हैं बस ये देखिए क्या क्या आ रहा है एक तो 0 आ रहा है एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है तो मुझे इन तीनों का सम निकालना है मुझे तो ये निकालना देखो अब सॉल्यूशन क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्यों स्क्वायर करेंगे तो 3 आते अब मुझे निकालना है पी एक्स का वैल्यू -1.35 से लेकर 2.7
इसका मतलब है बेटा p की वैल्यू x की वैल्यू 0 1 ये 3 वैल्यू है। x की वैल्यू 0 1 3 वैल्यू होगी इसकी x की वैल्यू 0 1 2 क्योंकि -1.35 से लेकर 2.79 के बीच में ये 3 वैल्यू है। आया समझ में? क्लियर है भाई? इसके बीच में तो यही आएगा ना, और कौन सा? अब x इक्वल टू 0 तो m की पावर 0 e की पावर -m m बाद में रख देंगे बच्चों, 0 m की पावर 1 e की पावर या m की वैल्यू 3 की पावर 0 e की पावर -3 अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 की पावर 1 e की पावर -3 अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 की पावर 2 e की पावर -3 अपॉन ये 1 e की पावर -3 तीनों में से कॉमन 1 प्लस 3 प्लस 9/2 तो ये आ गया e की पावर -3 4 8 17/2 ये वैल्यू होता है। दिस इज द आया समझ में? और e की पावर -3 की वैल्यू गिवन होगी, जबकि आप नहीं गिवन होगा तो चलेगा आगे जो भी करते हैं। क्लियर? क्लियर है तो बेटा इसका तो इसी तरह की प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं होता इसको। बाकी मॉड्यूल में थी एक दो प्रॉब्लम, मेरे पास मॉड्यूल है नहीं। एक सेकेंड में देखता हूँ। बाकी वैसे ऐसा कुछ ज्यादा कोई खास नहीं है, तो एक दो प्रॉब्लम और मिलती है वो मैं करूँगा। देखो वर्ड प्रॉब्लम में आएगी तो इस तरह ही आती है। certain manufacturing process